नमस्कार, आप देखें न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव है। जी हां, अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी कोविड पॉजिटिव न पाई गई हैं। बिहार में तूफानी प्रचार कर रही थी स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। स्मृति ईरानी ने अपील की है कि जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वो लोग भी अपना कोरोना का टेस्ट कराएं। तो लगातार स्मृति ईरानी बिहार के चुनाव में जोरदार प्रचार कर रही थी और उसके बाद अब वो कोविड पॉजिटिव आई गई हैं और इस बात की जानकारी स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके भी दी है। अमेठी से सांसद है स्मृति ईरानी, लगातार बिहार चुनाव में महागठबंधन को रैलियों के जरिए घेर रही थी और अब वो कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। अब तक कई जो नेता हैं, कई जो कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में, वो भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और नया नाम स्मृति ईरानी का इसीलिए कहा जा रहा है कि भले जो केसेस है वो कम आ रहे हो, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। 2 गज की दूरी और मास्क अभी भी जरूरी है। तो अगली बड़ी खबर प्रयागराज से माफिया अतीक अहमद को बड़ी राहत मिली है। अतीक अहमद के वकीलों की फौज को बड़ी कामयाबी मिली है। माफिया को 13 नवंबर को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल चुकी है। अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। 13 नवंबर को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट, 27 अक्टूबर के आदेश को किया गया था तलब। अब 13 नवंबर को नहीं आना पड़ेगा स्पेशल कोर्ट। आपको बता दें 2016 के मुकदमे में 13 नवंबर को उनको तलब किया गया था। पेशी से छूट दिए जाने की अर्जी स्वीकार कर ली गई है। 13 नवंबर को वकील दयाशंकर मिश्र रखेंगे अपना पक्ष। तो इस वक्त अतीक अहमद जो कि अहमदाबाद की जेल में बंद हैं, उनको सपने आते थे कि कहीं उनकी गाड़ी ना पलट जाए और इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखने के लिए एक अर्जी दाखिल की थी, जिसको पहले तो कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में अब साफ तौर पे जो वो अतीक अहमद हैं उनको छूट मिल गई है। तो इस पूरे मामले में अतीक अहमद के जो वकील हैं उनका क्या कुछ कहना है, देखिए। गुजरात के साबरमती जेल में निवृत्त पूर्व सांसद अतीक अहमद, जिनके खिलाफ बहुत से मुकदमे इलाहाबाद के विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं, उसमें से एक मुकदमा थाना धूमनगंज का 2016 का है। इसमें अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कल न्यायालय द्वारा अतीक अहमद को व्यक्तिगत रूप से 13 नवंबर को तलब कर अदालत में पेश किए जाने का आदेश किया था। परंतु अतीक अहमद की तरफ से आज एक एप्लीकेशन दी गई, जिसमें मांग की गई कि अतीक अहमद की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्तागण इसमें बहस करेंगे। कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए अतीक अहमद को तलब किए जाने के अपने आदेश पर रोक लगाते हुए अतीक अहमद की बहस के उपरांत ही अतीक अहमद को तलब किए जाने के लिए आदेश पारित। तो ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता आलोक मालवीय जुड़ चुके हैं। आलोक, तो कुल मिला के कहा जाए तो माफिया को थोड़ी राहत मिल गई है। जो उनको सपने आ रहे थे गाड़ी पलटने के, कुछ दिन के लिए राहत जरूर मिल गई होगी उन्हें। जी बिल्कुल, प्रयागराज से जब उनकी पेशी की बातें आई तो उसके बाद से उनके होश उड़ गए थे। उसके बाद से उनके वकीलों ने प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने विशेष अपील की थी और अपील करके बोला था कि 1-1.5 के आसपास जो रास्ता है किलोमीटर का, उसे तय करने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। वो शुगर के मरीज है, ब्लड प्रेशर के मरीज है और दिल के मरीज है, जिस वजह से उनको दिक्कत हो सकती है। मुख्य रूप से उन्होंने सुरक्षा का भी हवाला दिया था कि उनकी जान माल को खतरा है, जिस वजह से उनकी पेशी न हो पाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि 13 तारीख को उनको पेश होना ही पड़ेगा। लेकिन आज पुनः जब उनके लिए अपील की गई और उनकी वकीलों की फौज ने जब एमपी एमएलए कोर्ट में विशेष अपील के साथ सुनवाई की, तो अपील ने उनकी बातें मान ली और उन्होंने कहा कि जो अतीक अहमद के मुख्य वकील हैं दयाशंकर मिश्रा, वो व्यक्तिगत आकर वहां पर अपना बात रखेंगे, अपने मुवक्किल की बात रखेंगे। उसके बाद कोर्ट ने उसे अपील को स्वीकार कर लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज माफियाओं के लिए प्रयागराज का दिन काफी अच्छा रहा। जहां विजय मिश्रा को पेशी से छूट मिली है, वही माफिया विजय मिश्रा के 5 मंजिला मकान को गिराने निकली जो पीडीए की टीम है वो भी रुक गई और उनकी टीम को भी मौका मिल गया है। फिलहाल कमिश्नरी कोर्ट ने कहा है कि अब पीडीए में वो 6 नवंबर तक अपनी आख्या प्रस्तुत करें और अगर पीडीए संतुष्ट कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 12 तारीख को 5 मंजिला जो बिल्डिंग बनाई गई है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है विजय मिश्रा का, वो गिराया जाएगा। जी बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
तो व्यक्तिगत पेशी से अतीक अहमद को छूट मिल गई है। बड़ी राहत। अहमदाबाद की जेल में बंद है, उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते थे। जो लाख बीमारियां हैं वो उन्होंने गिना दी थी, तो उत्तर प्रदेश आने से माफिया डर रहे हैं। शायद योगी सरकार की कार्रवाई का असर है ये। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सहकारिता विभाग घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। घोटाले में 7 नामजद आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीएम योगी के आदेश पर एसआईटी जो जांच है वो लगातार जारी है। तो 7 घोटालेबाजों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ आलोक राय हमारे संग जुड़ चुके हैं। आलोक जी, घोटाले में 7 नामजद आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बचेंगे नहीं घोटालेबाज? देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला 2012 से 2017 के बीच का है, जिस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय सहकारिता विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया था। अपने करीबियों और जो है परिवार के लोगों को नियुक्तियां दी गई थी, जिसमें तमाम नियमों को दरकिनार किया गया था। जिसके बाद जैसे ही बीजेपी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री योगी के संज्ञान में मामला आया और इसके बाद सीएम ने जो है एसआईटी जांच का आदेश दिया था। और एसआईटी जांच में जो अनुशंसा की गई थी कि इन सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, तो मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिया एसआईटी जांच को स्वीकृत करते हुए कि मुकदमा दर्ज किया जाए। जिसके बाद फाइनली मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो तत्कालीन 2 प्रबंध निदेशक थे, रविकांत सिंह, हीरालाल यादव, इसके अलावा जो सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अध्यक्ष थे रामजतन यादव, इसके अलावा जो सचिव थे और इसके अलावा कंप्यूटर एजेंसी और अन्य अधिकारियों पर, तो कुल मिलाकर 7 बड़े लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। सारी नियुक्तियां सवालों को घेरे में थी, परिवारवाद चला था, नियमों को दरकिनार किया गया था। कुल मिलाकर लगातार जो है बड़े पैमाने पर सहकारिता विभाग को चोट पहुंचाई गई थी। पूरी जो सहकारी की छवि है उसको धक्का पहुंचाया गया था और बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई थी। जिसके बाद एसआईटी जांच आदेश हुई। एसआईटी ने अपनी अनुशंसा जो रिपोर्ट में की थी कि मुकदमा दर्ज किया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, और उसको स्वीकार करते हुए सीएम ने सीधा सीधा स्पष्ट निर्देश दिया कि आरोपितों को बख्शा नहीं जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। और मुकदमा दर्ज हो गया है। निश्चित रूप से अब इसके बाद जांच होगी और निश्चित रूप से जो सरकार की मंशा है, जो मुख्यमंत्री की मंशा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध को लेकर जीरो टॉलरेंस, उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। फिलहाल सरकार की तरफ से स्पष्ट संदेश देने का काम कर दिया गया है। जी बिल्कुल आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो बिहार से गोरखपुर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनका जो प्लेन है वो सर्किट हाउस में उतरा। उसके बाद उन्होंने कोरोना के संबंध में एक मंडलीय समीक्षा बैठक भी की। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन लगातार सख्त है। कल इंतजाम किए गए हैं शहर में सुरक्षा के। आपको बता दें, कल जो सीएम योगी है वो गोरखपुर से बिहार के सीवान जाएंगे और वहां पे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कल सीएम योगी बिहार में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। जो उनकी रैली है सीवान, वैशाली और मधुबनी में वो रैली होगी। तो सीएम योगी बिहार के बाद गोरखपुर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने गोरखपुर में समीक्षा बैठक की और इस बैठक के बाद गोरखपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। और उसके बाद कल एक बार फिर से बिहार में चुनावी दौरे के लिए वो निकलेंगे। लगातार सीएम योगी फुल एक्शन में है। ना सिर्फ सीएम योगी बिहार के चुनाव में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, बल्कि काम भी पीछे नहीं छूटता है। आज बिहार में उन्होंने अगर पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला तो शाम को एक मुख्यमंत्री के तौर पे क्या हाल है गोरखपुर मंडल का, उसकी समीक्षा बैठक भी की। और उसके बाद उन्होंने कुछ निरीक्षण भी किए हैं, स्थलीय निरीक्षण भी किए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो फुल एक्शन में सीएम योगी लगातार रहते हैं। दिन में वो बिहार के चुनावी मैदानों में गरजते नजर आए, तो वहीं शाम को 4:30 बजे के बाद वो गोरखपुर पहुंचते हैं और उसके बाद मंडलीय समीक्षा करते हैं। तो साफ तौर पे सीएम योगी इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। कल गोरखपुर से ही एक बार फिर से वो बिहार के लिए रवाना होंगे। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, बिहार में पीएम मोदी के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी की डिमांड रहती है तो वो सीएम योगी हैं। चाहे बीजेपी का प्रत्याशी हो, चाहे जेडीयू का प्रत्याशी हो, हर किसी की डिमांड यही रहती है, हर किसी की कोशिश यही रहती है कि एक बार बस सीएम योगी आकर प्रचार कर दें। अगली खबर बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर के भाई की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी हैं। लकीराम नागर के हापुड़ नोएडा आवास पर आईटी की रेड हुई। एक साथ कई ठिकानों पे इनकम टैक्स ने आज रेड मारी। आवास, रिश्तेदारों, करीबियों के घर पे भी छापेमारी हुई।
हापुड़ के नागर दूध प्लांट और घर पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारी। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के पुलिस चौपले के आवास पर रेड हुई। नोएडा की 50 टीमें अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करती हुई नजर आई। प्लांट और घर पर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं अधिकारी। टैक्स चोरी की आशंका यहां पे जताई जा रही है। पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिश्तेदारों से लेकर जो अलग अलग आवास है वहां पे छापेमारी की गई। भारी संख्या में यहां पे पुलिस बल भी तैनात नजर आए। बीएसपी सांसद मलूक नागर के भाई की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लकीराम नागर के हापुड़ नोएडा आवास पर आईटी की रेड। एक साथ कई ठिकानों पे इनकम टैक्स ने आज रेड मारी है। आवास, रिश्तेदारों, करीबियों के घर पे भी छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं और जीत के लिए जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग खेल खेल रहे हैं। कानपुर की बात करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी का वोट के लिए नोट का खेल सामने आया है। घाटमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं कृपा शंकर, जो नोट बांटते हुए कैमरे में साफ तौर पे कैद हुए हैं। जनसंपर्क के दौरान नोट बांटते हुए डॉक्टर कृपा शंकर कैमरे में कैद हो गए और ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गया है। आप वीडियो में साफ तौर पे देख सकते हैं। सवाल यही है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें नोट पे आखिर इतना विश्वास क्यों है? आखिर उनको क्यों लगता है कि जनता के जो वोट है उसको नोट से खरीदा जा सकता है? कृपा शंकर है ये कांग्रेस के प्रत्याशी। एक से मुलाकात करते हैं जनसंपर्क के अभियान के दौरान और उसके बाद उसको वो रुपए देते हैं और ये सारा जो वाकया है ये कैमरे में कैद हो जाता है। सवाल आखिर यही है कि आखिर न्यू इंडिया में जो पुरानी रणनीति है एक कब तक जारी रहेगी? इससे पहले भी हम आपको तस्वीरें दिखा चुके हैं। कहीं नोट का खेल चल रहा है तो कहीं जाम के जरिए वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी कैमरे में कैद हो चुके हैं। कृपा शंकर नाम है साहब का। पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, जीत के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार के दौरान जीत के लिए, वोट के लिए वो नोट दे रहे हैं। साफ तौर पे सवाल उठना बहुत बड़ा लाजमी है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आखिर इनको नोट पे बहुत ज्यादा भरोसा है। उनको लगता है कि अगर नोट दे देंगे तो जनता उन्हें वोट दे देगी। विकास की बातें करते हैं, तमाम बातें करते हैं, कानून व्यवस्था पे योगी सरकार को घेरते हैं, लेकिन जब जनता के बीच जाते हैं तो नोट का सहारा लेते हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं इस बात की। घाटमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी कैमरे में कैद हुए हैं। 3 नवंबर को वोटिंग है, उससे पहले साहब ने नोट दे दिया है और ये जो पूरा वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर सवाल यही उठता है कि बड़े बड़े दावे करने वाले नेता आखिर चुनाव के वक्त नोट का सहारा क्यों लेते हैं? उन्हें क्यों कोशिश या क्यों जरूरत पड़ जाती है? तमाम वादे करते हैं, सरकार को घेर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है क्या जीत का दावा नोट के आधार पर किया जा रहा है? आखिर कांग्रेस प्रत्याशी को अगर दर्द भी दिखा था किसी का तो चुनाव से पहले तो जनता के बीच जाते नहीं है साहब। उसके बाद जब प्रचार के दौरान जाते हैं तो लोगों को पैसे देकर खरीदने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पे यही कह रही हैं।
तो कांग्रेस प्रत्याशी का वोट के लिए नोट खेल चल रहा है। घाटमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। सवाल यही है कि साहब को आखिर इतना ज्यादा विश्वास क्यों है नोट पर। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह उन्होंने ट्वीट करके हमला किया है। आपको बता दें, बिहार में चुनाव प्रचार कर रही हैं स्मृति ईरानी। इस बात को लेकर दीपक सिंह ने उनको कटघरे में खड़ा किया है। दीपक सिंह ने कहा है कि स्मृति ईरानी को अमेठी आने का वक्त नहीं है, लेकिन बिहार में जाके वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। अमेठी के लोग समझ गए हैं कि 1.5 साल पहले उनके साथ धोखा हुआ था। अमेठी में आपने कुछ नहीं किया, बिहारी धोखा नहीं खाएगा, दीपक सिंह की तरफ से कहा गया। तो अमेठी की जनता उनसे निराश हो चुकी है, दीपक सिंह की तरफ से कहा गया। साफ तौर पे जिस तरीके से स्मृति ईरानी अभी फिलहाल तो वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, इसके बाद तो अब वो बिहार में चुनाव प्रचार नहीं करती दिखेंगी आपको, लेकिन जिस तरीके से वो बिहार में हुंकार भर रही थी, कांग्रेस के जो एमएलसी है दीपक सिंह, उन्होंने इसी बात को लेके उन पे हमला किया है। मैंने तो पहले ही कहा था, स्मृति ईरानी जी 1 वर्ष बाद अमेठी इसलिए आ रही हैं कि उन्हें बिहार में प्रचार करने जाना है। लोग ना पूछें कि आप 1 वर्ष से अमेठी से क्यों लापता हैं, अमेठी में कोई विकास कार्य क्यों नहीं कर सकी। आज वो प्रमाणित हो गया। जिस तरह से स्मृति ईरानी जी को बिहार दौरा देख के याद आ गया कि 1.5 वर्ष के अपने कार्यकाल में अमेठी में कुछ न कर सकने वाली सांसद बिहार में बड़े बड़े वादे कर रही हैं, तो देश और प्रदेश की जनता पहले समझ चुकी थी, अमेठी की जनता तो मान चुकी है कि उनके बस का कुछ सामान्य सांसद से भी कम काम कर सकती हैं। अब मुझे लगता है उनके पास बताने कुछ नहीं है, तो वो ऐसे अमेठी पर्यटन करने आती रहेंगी, कभी 1 साल में, कभी 6 महीने में, कभी 4 घंटे के लिए, कभी 6 घंटे के लिए। तो अमेठी की जनता तुमसे निराश हो चुकी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्हें थोड़ा बहुत आस बची है, जो साल 6 महीने में समाप्त हो जाए। तो वहीं फरीदाबाद कांड पर मंत्री मोहसिन रजा की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि विवाह करने से मना किया तो अपहरण की कोशिश हुई। कांग्रेस नेता के भतीजे तौफीक के अपहरण करने का प्रयास किया गया, प्रयास असफल रहा, प्रयास कामयाब नहीं रहा तो उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो साफ तौर पे मोहसिन रजा ने कांग्रेस पार्टी को यहां घेरा है। लाशों पर राजनीति करने वाली कांग्रेस अब क्यों खामोश है, ये सवाल भी किया जा रहा है, क्योंकि तौफीक नाम है, बता दें आपको उसका, तौफीक का मामला है जिससे आपको अपने पूर्वज याद आ रहे हैं। मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल भी किया कि आखिर कब तक देश की बेटियां और बहनों को जलवाने और मारने और फिर उनकी लाश पर राजनीति करते रहेंगे। अब कांग्रेस कहां सो गई है। फरीदाबाद में नीतिका को तौफीक ने, जो कि इनके कांग्रेस के एक विधायक का भतीजा है, उसने गोली मार दी। इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने निकाह करने से मना कर दिया था, धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था। तो इसलिए उसने सरेराह दिन दहाड़े पहले गाड़ी में खींचने का प्रयास किया, किडनैप करने का, और जब वो नहीं कर पाया तो उसने गोली मार दिया। ये संरक्षण किसने दिया हुआ है? ये किससे संरक्षित लोग हैं? आप ही के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में। अभी आपने देखा होगा, अंजनी को लाकर आपके एक नेता ने विधानसभा के सामने उसको कहा कि तुम आग लगा लो तब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। उससे पहले एक अमेठी की परिवार को लाए यहां पर, और आप ही के नेताओं ने उसको खड़ा किया विधानसभा के सामने और कहा आग लगा लो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो गुमराह करके लाशों पर राजनीति करना। हाथरस कांड में आप चले आ रहे थे, राहुल गांधी जी सड़क पर गिरे जा रहे थे, प्रियंका वाड्रा जी चली आ रही थी, हंगामा हो रहा था। आपके नेता बयान दे रहे थे कि जब 2 लाशें इधर की गिरेंगी, 2 लाशें उधर की गिरेंगी, तब राहुल गांधी जी आएंगे। तो लाशों पर राजनीति करने वाली कांग्रेस आखिर इस वक्त क्यों नहीं बोल रही है? या हरियाणा के इस नीतिका कांड में वो चुप्पी क्यों साधे? क्यों तौफीक का नाम आ रहा है? तौफीक का नाम आ रहा है तो आपको अपने पूर्वजों की भी याद आ रही होगी। तो इसलिए आपको इस वक्त ट्वीट करना चाहिए, प्रियंका वाड्रा जी को ट्वीट करना चाहिए, राहुल गांधी जी को सामने आना चाहिए, सोनिया जी को सामने आना चाहिए। आखिर तुष्टीकरण की राजनीति और देश में इस तरह से बहनों को जलाने और मरवाने की राजनीति कब तक करेंगे आप? कब तक इस बात पर रोटी सेकते रहेंगे? देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है। तो वहीं बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 12 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे जो बदमाश पकड़ा गया है।
बागपत के नेतला मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई है और इसमें 25,000 का जो इनामी बदमाश है ये घायल हो गया। घायल होने के बाद इसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों की उल्टी गिनती जारी है। अगली खबर नोएडा से, जहां पुलिस की हत्या चढ़ा अंतर्राज्यीय अफ्रीकन गैंग। आपको बता दें, साइबर क्राइम टीम को बड़ी सफलता मिली है। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर गैंग करता था ठगी। गैंग के कब्जे से क्लोनिंग करने वाले तमाम उपकरण भी बरामद हुए हैं। बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय अफ्रीकन गैंग। साइबर क्राइम टीम को बड़ी सफलता मिली है। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर गैंग ठगी की वारदातों को अंजाम देता था।